गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग बैक टू बैक बहुत सारा क्वेश्चन किए थे होमोजेनियस इक्वेशन पे। आज भी हम कुछ एक क्वेश्चंस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पे करेंगे और उसके बाद सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखने के लिए सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हुए सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द कंडीशन दैट द two of three lines represented by ax cube plus bx square by plus cx by square plus d by q is equal to 0 may be right angle in a square plus ac, इन के जगह पे हमको लगता है f होना चाहिए, f a स्क्वायर प्लस ac प्लस bd प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास गिवन लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन लाइन है ना। तो गिवन लाइन दिया हुआ है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स बाई स्क्वायर डी बाई क्यू इज इक्वल टू 0 है गिवन लाइन। और इस लाइन का मैंने बताया था आपको कि 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन 3 डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और तीनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इसका लाइन है y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m3x। समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है कि एनी 2 लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एनी 2 लाइन आर परपेंडिकुलर टू each other, are perpendicular to each other। ये बात क्लियर होता है सबको कि कोई भी 2 लाइन मान लेते हैं कि लेट, इसको आप L1 बोल दीजिए, इसको L2 बोल दीजिए, इसको L3 बोल दीजिए। मान लीजिए कि लेट L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू each other। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ दिस 2 लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दिस 2 लाइन मस्ट बी इक्वल टू -1। मतलब अगर हम इसका स्लोप मानते हैं m1 है और दूसरे का स्लोप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m2 है, तो m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर है चीज? अब आइए हम यहाँ पे इसको देखते हैं बाय द ज्योमेट्री क्या कहना चाह रहा है। तो ये x बाई प्लेन, ठीक है, और ये मान लीजिए y इज इक्वल टू m1x है और इस पे हम लोग 90 डिग्री y इज इक्वल टू m2x मान लेते हैं और ये कोई भी तीसरा लाइन है y इज इक्वल टू m3x, ठीक है। तो L1 इसको आप L2 लीजिए, L2 और इसको आप L3 लीजिए। बात समझ में आता है? तो L1, L2 और L3 हमारे पास है। क्वेश्चंस में ये दिखाया हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तीसरे के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर ऐसा है तो इस कंडीशन को फुल कीजिए या इस कंडीशन को दिखाइए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिएगा, अगर हम y बाई x के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन को y बाई फॉर्म के x के टर्म में लिखना चाहें, या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ax क्यूब bx स्क्वायर cx बाई x स्क्वायर बाई है, ठीक है, cx बाई स्क्वायर प्लस d बाई क्यूब के 3 फैक्टर्स होंगे, y माइनस m1x, y माइनस m2x, y माइनस m3x, है ना। एक्चुअल में
ये इस क्वेश्चंस का लेंदी अप्रोच होता है। हम लोग बेसिकली लिख क्या सकते हैं उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको खोलोगे तो सम ऑफ मतलब कंपेयर कराइएगा एक्स स्क्वायर बाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करा कर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे बेहतर ये समझते हैं कि इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बाई बाई एक्स का होल क्यूब डी प्लस, ठीक है, हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सी बाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी बाई बाई एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब या तो आप इसको इससे लिखकर इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करा कर कोफिशिएंट को कंपेयर करा के m1 m2 m3 का रिलेशन लिख सकते हैं, या उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इस इक्वेशन में एक्स क्यू से डिवाइड कर दें, इसमें 0 के साथ एक्स क्यू से डिवाइड कर दें, और जैसे ही हम एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा बाई बाई एक्स का क्यूब डी, ये वाला टर्म बनेगा बाई बाई एक्स का स्क्वायर सी, ये वाला टर्म बनेगा बाई बाई एक्स, और ये वाला ए रहेगा। क्लियर होता है ये चीज। और 0 होने के कारण यहाँ एक्स क्यू से डिवाइड करने पे 0 वैल्यू आएगा, कोई अंतर नहीं पड़े। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है वो जनरली चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। तो हम मान लेते हैं कि बाई बाई एक्स जो है, मान लीजिए कि लेट बाई बाई एक्स एज एम, जो कि तीनों लाइन का कंबाइंड स्लोप के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को एम के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम क्यू डी प्लस सी। यहां से देखिएगा, अगर हम, चलो पहले इसको लिखो, एम क्यू सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इसके 3 रूट्स होंगे m1 m2 और m3। चेक कीजिए इस बात को। क्लियर होता है ये बात? क्या कैसे लिखा जा रहा है वो समझिएगा। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1 x के लिए बाई बाई एक्स इज इक्वल टू m1, यहां भी लिखा जा सकता है बाई बाई एक्स इज इक्वल टू m3, और यहां भी लिख सकते हैं बाई बाई एक्स इज इक्वल टू m2। तो हम लोग सिंपली यही करते हैं कि बाई बाई एक्स क्यू से डिवाइड करते हैं और बाई बाई एक्स को हम एक m के टर्म में वैल्यू मान लेते हैं कि बाई बाई एक्स इज इक्वल टू m। अब बोल सकते हैं कि ये m का इस टर्म में जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट्स होंगे m1 m2 m3। ऐसा इस कारण से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, और सम ऑफ द roots of the cubic equation, product of the root taken 2 at a time of the cubic equation and product of the 3 roots in terms of cubic equation हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट के टर्म में कंपेयर कराना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वैल्यू को जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा, माइनस c बाई टी। चाहिए जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम m2 m3 प्लस m3 m1, ये किसके बराबर हो जाएगा, b बाई डी। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम, ये किसके बराबर हो जाएगा, a बाई डी के बराबर। क्या ये तीनों रिलेशन जानते हैं? अब आइए, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन में इसे 1 मानता हूं, दिस इज 1, इसे 2 3 4, तो फ्रॉम 4 m3 का मान क्या लिखा जा सकता है, m3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई डी। क्या ये लिख सकते हैं? क्लियर होता है ये बात? कैसे लिखें? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये दिया हुआ है कि m1 इंटू m2 -1 के बराबर है, तो 4th में हम लोग m1 इंटू m2 के लिए -1 पुट करते हैं तो m3 का मान निकल कर आ जाता है माइनस a बाई डी। क्लियर है चीज? नाउ इसको मान लीजिए 5वां, पुट m3 इज इक्वल टू
माइनस ए बाई डी इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे और यहां से देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है। देखिएगा ये रिजल्ट जो बनेगा ये बनेगा एम क्यूब, सॉरी एम के जगह पे पुट करना है, तो माइनस ए बाई डी क्यूब डी प्लस सी माइनस ए बाई डी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बाई डी प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर होता है? देख लीजिए इधर, ये बात क्लियर होता है? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सीधा वो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। आप ए कॉमन निकालना चाहें तो ए कॉमन निकाल सकते हैं, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस बी बाई डी, देखना क्या यही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आएगा बच्चा, यहाँ पर कैलकुलेशन सही कीजिएगा, ये माइनस के जगह पे -1, तो -m3 का मान प्लस और ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी आ जाएगा प्लस, ये प्लस है सारा, ठीक है, ये भी आ जाएगा ए बी बाई डी, ए बी बाई डी प्लस ए प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इस कैलकुलेशन को इधर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे देख लेना है। देखिएगा इस जगह पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट लाना था वो डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, लिखा हुआ है हमारे पास ए कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी ए डी स्क्वायर प्लस, इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन निकालेंगे और ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे ही हम ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए का तो मान 0 नहीं हो सकता, ए कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, तो ए नेवर भी 0, ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, क्यों नहीं हो सकता ए नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस सी ए बाई डी स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज, हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी ए बी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। तरीका क्लियर होता है ये चीज, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द टू स्ट्रेट लाइन tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई tan थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 moves with the x axis of x angle such that the difference of their tangent is 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको व्यू कीजिए। सबसे पहले तो जो दिया हुआ इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई tan थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं कि ये दो लाइन y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो
coefficient of x square is equal to a, that value is tan square theta plus cos square theta. h के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और b के लिए अगर हम लोग बात करें तो b हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा. क्लियर. तीसरा इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द स्लोप. तो m1 प्लस m2 कितना होता है? माइनस 2h बाई बी, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा बाई बी. देखना b का मान आ गया b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है. और m1 इंटू m2 कितना होता है? a बाई बी, और a बाई बी का मान आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना. अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. समझिएगा इस चीज को. यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ. ये एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, ये लाइन ये θ1 है, और ये लाइन ये θ2 बना रहा है. y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x. दिखता है ये चीज. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से tan θ1 के लिए बात करें दैट इज इक्वल टू m1, और यहाँ पे दिया हुआ है tan θ2, ये किसके बराबर होगा? m2 के बराबर होगा. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग को निकालना है वो निकालना है डिफरेंस ऑफ देयर टेंजेंट. मतलब आइदर tan θ2 माइनस tan θ1 का मान निकालना है का मॉड वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस हमको चेक करना है तो स्लोप का डिफरेंस चेक करना है. मतलब स्लोप का डिफरेंस मतलब अगर कोई भी लाइन tan एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाता है तो उसका टेंजेंट वैल्यू बताना है. तो tan θ1 माइनस tan θ2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं tan θ1 माइनस tan θ2 का डिफरेंस. क्लियर होता है ये बात. मतलब क्या हुआ कि हमको बेसिकली m1 माइनस m2 का मॉड चाहिए, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2. हम लोग लास्ट क्लास में भी इस रिलेशन को सीखे थे, है ना. अब आगे बढ़ते हैं इसी में. तो इस वैल्यू के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहें तो m1 और m1 प्लस m2 का मान हमको पता है माइनस 2h बाई साइन स्क्वायर थीटा, और m1 इंटू m2 का मान पता है. देखिएगा इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 के लिए 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा. क्या ये लिखा जा सकता है? माइनस 4 m1 इंटू m2 के लिए लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. क्या ये बात क्लियर होता है ना. अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो या तो हम ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करके साइन की पावर 4 थीटा को बाहर निकाल लें, या एलसीएम लेके इसको बाहर निकालें. तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा इस जगह भी 4 है और इस जगह भी 4 है, तो 4 को बाहर निकालिएगा तो ये बनेगा 2. अब आइए इसके नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनकर बाहर आएगा, और ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा, देखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा.
यहाँ साइड में कवर कीजिए इसको, देखिएगा इधर साइड में दिख रहा है सबको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कीजिएगा क्या ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों से मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकालिएगा तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा क्या किया गया है, आप साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों जगह से कॉमन निकालिएगा, साइन थीटा निकल कर बाहर आएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ ब्रैकेट को लिएगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। और ये जो मान है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा। इसके आगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखने जा रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस m1 माइनस m2 के लिए m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 एंड डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ द टेंजेंट या टेंजेंट वैल्यू ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 2, क्लियर है। ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, दैट इज द आंसर जो हमको शो करना है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का सेंस समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो अलग अलग लाइन को इंडिकेट करेगा। एक का स्लोप मान लेते हैं m1, दूसरा का स्लोप m2। तो लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हम लोग निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब ज्योमेट्री इसमें ये कहता है कि अगर ये दोनों लाइन एक एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाता है तो उसके टेंजेंट वैल्यू एंगल टेंजेंट वैल्यू का डिफरेंस का मान 2 होगा, ऐसा आपको दिखाना है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, अच्छे से कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hx पाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू 90 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट न्यू पोजीशन। ठीक है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिए हुए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, इस लाइन को 90 डिग्री से रोटेट कराया जाए, है ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ रोटेट अबाउट द 90 डिग्री। तो आप क्लॉकवाइज भी रोटेशन ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन ले सकते हैं, उस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट न्यू पोजीशन। नए पोजीशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, हमको इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज ax स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहला बात तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो लाइन है दो डिफरेंट लाइन को शो करेगा, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। पहला बात देखा ये चीज, है ना। अब ज्योमेट्री हम इसके समझते हैं कि अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्वेश्चन के हिसाब से क्या ज्योमेट्री बनेगी, क्या कहना चाहता है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक्स पाई प्लेन है, ठीक है, और इस जगह पे
हम लोग इसको L1 मान लीजिए और इसको हम लोग L2 मान लेते हैं। तो ये L1 लाइन जो है और ये L2 लाइन है, ये लाइन L1 जिसका इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1x, और ये L2 लाइन है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x। दिखता है ये चीज? ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कराऊं, तो 90 डिग्री से रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m1 को 90 डिग्री से रोटेट कराऊंगा तो ये एक अलग लाइन निकलेगा, मान लेते हैं इसको L3, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से m2 को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कराऊं तो ये एक अलग लाइन बनेगा L4, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर इसके इक्वेशन को कंसीडर करना चाहते हैं तो m3x के टर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m3x, और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m4x। क्लियर है ये बात? एक बार चेक कर लीजिए कि ये दिख रहा है या नहीं आप लोगों को, है ना? देखकर बताइए मुझे, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब हमको करना क्या होगा कि L1 का रिलेशन L3 के साथ है, क्योंकि L1 L3 परपेंडिकुलर है। L1 एंड L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1, और हम यहां से लिख सकते हैं m3 इज इक्वल टू -1 बाई m1। क्या ये लिखा जा सकता है? ठीक है। उसी तरीके से L2 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि m2 इंटू m4 मस्ट बी इक्वल टू -1, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं m4 इज इक्वल टू -1 बाई m2। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि इसको 90 डिग्री से रोटेट कराना है, तो 90 डिग्री से रोटेट कराइएगा मतलब कि दो लाइन जो आपस में 90 डिग्री होगा उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मस्ट बी -1 होना चाहिए। ऐसा कंडीशन हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन में या 2D में सीखे थे स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा इधर, इस रिलेशन को तो हम लोग जानते हैं, इसको भी नोट कर लेना है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। साथ में m1 इंटू m2 ये किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा, है ना? ये याद रखना है। अब आइए, अब हम लोग को कंबाइन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या कंबाइन इक्वेशन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ax² प्लस 2hxy प्लस b/y इज इक्वल टू 0 है। नाउ कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ax² 2hx बाई b/y इज इक्वल टू 0 है। मतलब हम लोग को करना क्या होगा? y माइनस m3x इंटू y माइनस m4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में यही L3 L4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कंबाइन इक्वेशन देगा। अब आइए, चूंकि हम लोग यहां से रिलेशन जानते हैं कि m3 इज इक्वल टू -1 बाई m1 एंड m4 इज इक्वल टू -1 बाई m2, तो अब हम लोग को करना क्या होगा? m3 का मान पुट करना है। यहाँ हम लिख सकते हैं y प्लस 1 बाई m1x, इसको लिखा जा सकता है y प्लस 1 बाई m2x इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं m1 बाई प्लस x m2 बाई प्लस x इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये चीज? ठीक है। सिंपल हम लोग क्या किए
इसके परपेंडिकुलर के लिए दो इक्वेशन दिख रहा है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिख दिए। चूंकि m3 और m1 में रिलेशन आएगा तो m3 को m1 के टर्म में लिख दिए। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते हैं हम लोग, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इसको हम एक स्टेप यहीं लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है m1 m2 बाई स्क्वायर। देखिए चाहिए लिख सकते हैं m1 m2 बाई स्क्वायर। साथ में लिख सकते हैं m1 प्लस m2 x बाई। साथ में लिखा जा सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये लिख सकते हैं? अब m1 इंटू m2 का मान हमको चाहिए, तो m1 इंटू m2 का मान प्रीवियस जो शुरू में जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m2 का मान a b के टर्म में, m1 प्लस m2 का मान h और b के टर्म में। तो यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ इसको लिख सकते हैं m1 इंटू m2 के लिए माइनस 2h बाई b वाई स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 के लिए लिखा जा सकता है a बाई b बाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 के लिए लिख सकते हैं m1 प्लस m2 के लिए लिखा जा सकता है माइनस 2h बाई b x बाई प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a बाई स्क्वायर माइनस 2h x बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है? तो दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ a straight line which is perpendicular to given pair of a straight line, that is ax square plus 2hx by plus b by square is equal to 0, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इसको भी और इसको भी। क्लियर? इन दोनों को। तो इसमें जब भी आप 90 डिग्री का रोटेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है वो जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b है, इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर b है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर a है, और जो भी x y का प्रोडक्ट है उसका साइन चेंज होगा। तो इस बात को हमको याद रखना होता है फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस कि कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर उसको हम 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे, है ना, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज करेगा और x y का कोफिशिएंट अपना साइन अल्टरनेट करेगा। क्लियर होता है ये बात? क्या बोले? जैसे हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर हमको लिखना है तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई को इंटरचेंज करते हैं और बाई का साइन चेंज कर देते हैं कि एक्स बाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और जो भी बाई का साइन होगा उसको अल्टरनेट करेंगे। क्लियर होता है ये चीज? उसी तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि अगर दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के 90 डिग्री पे कंबाइन इक्वेशन लिखना चाहते हैं कि अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए और कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, तो उसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर को इंटरचेंज करेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बाई स्क्वायर में लिखेंगे, जो भी बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के पहले लिखेंगे और एक्स बाई के साइन को ऑल्टरनेट करेंगे। यहाँ भी देखिएगा वही काम किया गया, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया गया और एक्स बाई के साइन को अल्टरनेट कर दिया गया। यहाँ पे प्लस साइन है तो इस जगह पे हम लोग माइनस साइन लिख रहे हैं। तो ये याद रखने का तरीका ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, ये डायरेक्टली आप इसको यहाँ से समझ कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में जो हम बात सीखे थे उसी को नोट के फॉर्म में आप लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दिया हुआ है कि इफ द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represent a pair of a straight line
then equation of the line perpendicular to given line, equation of perpendicular line है ना, equation of line, equation of line perpendicular to given line passing through origin is bx square minus 2hxy plus a by square is equal to 0 होगा। ऐसा हम लोग रिजल्ट लास्ट क्लास में प्रूव भी किए हैं। उसको याद रखने का तरीका क्या है कि गिवन लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर को, मतलब a को b से रिप्लेस कर देंगे, b को a से रिप्लेस करेंगे और h को माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो जो हमारे पास लाइन बनेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। क्लियर होता है ये बात? मतलब ये अगर हम a को b से रिप्लेस करेंगे, h को माइनस h से, b को a से, तो लाइन का इक्वेशन बनेगा bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस a बाई स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। क्लियर है ये बात? इक्वेशन गिवन लाइन इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय द लाइन मिरर whose इक्वेशन इज y इक्वल टू 0। whose इक्वेशन इज y इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस। ये बात तो सबको क्लियर है कि y इक्वल टू 0 जो है x एक्सिस के लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि x बाई प्लेन है ये बाई, इसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ दिस x एक्सिस। क्लियर? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का इमेज निकालिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इमेज निकालिए अबाउट द x एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन इतना ही कहता है। क्लियर है चीज? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है दो डिफरेंट लाइन को इंडिकेट करेगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m1x एंड अनदर लाइन इज y इज इक्वल टू m2x। मतलब ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, दो डिफरेंट लाइन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे L1 और L2 को लिखते हैं। L2 इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंगल जितना थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर करेगा, आफ्टर इसका जो इमेज होगा रिफ्लेक्शन, इमेज बोलने का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइन में हम लोग ये बात सीखे हुए हैं, उतना ही एंगल एक्स एक्सिस के नीचे बनाएगा। ठीक है? तो मान लीजिए कि ये θ1 है तो ये कितना होगा? माइनस θ1। ठीक है, मानते हैं कि इसको θ3 मान लेते हैं। तो θ1 और θ3 का जो सम होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। होगा या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहला रिलेशन तो यहाँ से ये निकल कर आएगा कि θ1 प्लस θ3 इज इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं कि θ3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ θ1, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके टेंजेंट वैल्यू के लिए बात करूं तो ये माइनस ऑफ tan θ1 प्लस tan θ3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि tan θ3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan θ1। इसका मतलब क्या हुआ कि m3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1। ये रिलेशन निकालने का तरीका समझ में आया? क्योंकि जो अगले लाइन के लिए रिलेशन है हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है? दूसरा ये बोला जा रहा है कि इस लाइन का भी जो इमेज बनेगा, आप इसको मान लीजिए कि दूसरे लाइन का जो इमेज है वो कुछ ऐसा है। ये L3 लाइन हो गया, ये L4 हो गया। तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ θ2 मेजर कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में θ4 मेजर करेगा। क्लियर होता है चीज? और अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहें तो इस रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि m4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1। नहीं लिखा जा सकता है क्या? अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू m3x का और ये इक्वेशन y इज इक्वल टू m4x का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि लेट
let L3 and L4 is the image of L1 and L2 about the x-axis. पहला बात तो ये क्लियर होगा. This implies equation of L3 and L4 is, let equation of L3 and L4 is y is equal to m3x and y is equal to m4x. लिख सकते हैं डायग्राम से, ज्योमेट्री से ये बात क्लियर है. और चूंकि m3 जो है वो माइनस ऑफ m1 के बराबर है और m4 है वो माइनस ऑफ m2 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि L3 का जो इक्वेशन अब होगा वो हो जाएगा, यहाँ रेस्पेक्टिवली लिख दीजिएगा. ठीक है, L3 का जो इक्वेशन हो जाएगा वो बनेगा y इज इक्वल टू m3x और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1x और ये लिखा जा सकता है y प्लस m1x इज इक्वल टू 0. इसी तरीके से अगर मैं L4 के लिए बात करता हूं तो L4 बनेगा m4x और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2x और इसको लिख सकते हैं y प्लस m2x इज इक्वल टू 0. क्लियर है ये बात कि m1, m3 और m4 को मैंने m1 और m2 के टर्म में लिख दिया. अब हमको इसका कंबाइन इक्वेशन लिख लेना है. नाउ कंबाइन इक्वेशन ऑफ इमेज या ज्वाइंट इक्वेशन फॉर इमेज. इमेज के लिए ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, y प्लस m1x इंटू y प्लस m2x इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ तक का तो बात सबको क्लियर होगा क्योंकि जैसा ज्योमेट्री है उस हिसाब से मैंने कंबाइन इक्वेशन लिख दिया है. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको चेक करना है कि क्या यहाँ दिख रहा है सबको, है ना. देख लीजिएगा एक बार, ये दिख रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, समझिएगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 x बाई प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देख लीजिए, क्या ये पता चल रहा है. अब हमारे पास फिर किसकी रिक्वायरमेंट है, सम ऑफ स्लोप ऑफ m1 m2 एंड प्रोडक्ट ऑफ m1 m2. तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन 1, हम यहां से स्लोप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या लिख सकते हैं, a बाई बी. क्या ये लिखा जा सकता है, पुट दिस वैल्यू इन 2, पुट दिस वैल्यू इन 2 में हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस माइनस 2h बाई बी x बाई प्लस a बाई बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चेक कीजिएगा. और इसको लिख सकते हैं by स्क्वायर माइनस 2hx बाई प्लस ax स्क्वायर. चेक कीजिए तो क्या ये लिखा जा सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इक्वेशन बना ax स्क्वायर माइनस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इस केस में इसको और इसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि जब भी इमेज ऑफ द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अबाउट द एक्स एक्सिस, क्लियर,
इमेज ऑफ गिवन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अबाउट द एक्स एक्सिस के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई तो सेम रहेगा, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू बाई, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई का जो साइन है वो अल्टरनेट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस बात को मेंशन कर देते हैं आगे। अभी हम लोग सीखे कि ए एक्स स्क्वायर 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होगा? उस केस में हम लोग करते क्या हैं कि a को तो a से रिप्लेस करते हैं, b को b से रिप्लेस करते हैं और h को माइनस s से रिप्लेस करते हैं। मतलब क्या होगा कि a एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द इमेज ऑफ given line 1 about x axis। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्टिव मेंस वगैरह में या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि अगर किसी भी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस निकालना है तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिंपली एक्स बाई के कोफिशिएंट का साइन ऑल्टरनेट करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस बना देंगे और माइनस होगा तो प्लस बना देंगे, और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को एज इट इज रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके जस्ट जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे एंड एक्स बाई के कोफिशिएंट के साइन को अल्टरनेट करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से, बी को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ कि ए इज रिप्लेस्ड बाय बी और बी इज रिप्लेस्ड बाय ए एंड h इज रिप्लेस्ड बाय माइनस h, ऑल्टरनेट, कि अगर h होगा तो माइनस h हो जाएगा, माइनस h होगा तो h हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड इक्वेशन h बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hx बाई प्लस a बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा इक्वेशन 1 के, ठीक है। तो ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द गिवन लाइन 1 इज रिटेन लाइक दिस। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये छोटे क्वेश्चंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप पे आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके सोल्यूशन भेज सकते हैं। ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि प्रूव दैट द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 4 आर द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये लाइन कंबाइन होकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और यदि ऐसा है तो उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। क्लियर होता है चीज। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point x1 by 1 on the pair of lines ax square plus 2hx pi plus b by square is equal to 0। क्लियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको ज्योमेट्रिकल हिंट दे देना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहता है, समझिएगा। ज्योमेट्रिकल हिंट है फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए, कि हमारे पास y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, इसका 2 लाइन है, और इस जगह पे कहीं भी x1 by 1 पॉइंट होगा, इससे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इससे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि x1 by 1 से, ठीक है, x1 by 1 कोई भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट से मुझे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसी पॉइंट से मुझे इस लाइन पे L1 और L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है।
और ये बताना है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब अगर मान लीजिए कि इसका प्रोडक्ट P1 है, लेंथ परपेंडिकुलर का P2 है, तो व्हाट इज द रिजल्ट फॉर P1 इंटू P2। P1 इंटू P2 मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 by 1 to L1 and L2 रेस्पेक्टिवली। ये बताना है। ज्योमेट्रिक क्लियर होता है क्वेश्चन का कि आपको सेंस क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या करना है। बस आपको सिंपली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो रहा है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसका सोल्यूशन करते चले जाइए, आसानी से आपको क्वेश्चन होगा। नहीं होता है तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जुपिटर एकेडमी का ग्रुप है उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी कि हाउ टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली यहाँ जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखने का तरीका सीखे थे, तो ये रिजल्ट लगभग उसी तरीके से आया है। हम यहाँ पे रिजल्ट सीख कर काम करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम रफ में आपको बता देंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर, इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो दैट इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x बाई अपॉन h। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई coefficient difference of coefficient of x square and y square is equal to x by divided by coefficient of 2xy। क्लियर होता है ये बात क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है, मतलब हम आपसे सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका कंबाइन इक्वेशन अगर मुझे लिखना होगा तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को उसी के कोफिशिएंट के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, साथ में इक्वल टू x बाई का टर्म उठाएंगे और इस x बाई को 2x बाई के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर होता है चीज? अब समझिए इस चीज को कि ये क्या कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये x बाई प्लेन पे ये लाइन y इज इक्वल टू m1x और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, तो अब इसका हमको बाइसेक्टर लिखना है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो मान लीजिए कि ये B1 है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, और ये B2 है, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, B2 सीधा दिखेगा आपको। और बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिएगा तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा वो बराबर होगा। जानते हैं ये चीज़ को, है ना? और यहाँ भी अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इससे जो परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और इससे परपेंडिकुलर जो मैं इस जगह पे ड्रॉ करूँगा इस लाइन पे, ये भी कैसा होगा? बराबर होगा। ये जानते हैं। तो बेसिकली हमको इसी चीज़ का यूज करना है कि हम इस लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, और परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिखना है तो हम यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। और वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का हमेशा बराबर होगा, और उससे सॉल्व कर कर हम लोग इस b1 का मान लिख सकते हैं। तो वो दो टर्म में आएगा, प्लस माइनस के टर्म में हम लोग लिखते हैं, जानते ही है ना। तो जैसे ही हम मान लीजिए कि इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखाएगा? हमारे पास ये इक्वेशन होगा, ठीक है, इसको कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर, ये P और P दोनों आपस में बराबर होता है, यही हमारे पास है। एंगल बाइसेक्टर का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है? लोकस में सीखे थे हम लोग कि इट इज द वेरिएबल पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट मूव्स इन सच अ वे सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू डिफरेंट लाइन आर ऑलवेज सेम, है ना। मतलब ये इस तरीके से पॉइंट मूव करेगा कि L1 पे और L2 पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है P1 P2, तो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2
तो ये लाइन, ये वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 और L2 कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं परपेंडिकुलर P1 लिखना चाहूँ तो P1 में क्या लिख सकता हूँ? P1 में लिख सकता हूँ, देखिएगा, M2 या M1 H माइनस K रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर, और P2 में लिख सकता हूँ M2H माइनस K अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन P1 कैसा होना चाहिए? P2 के बराबर होना चाहिए। और इससे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि M1H माइनस K अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस M2H माइनस K अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है? ठीक है। अब ये प्लस वाला एक B1 जो देता है, प्लस वाला मानते हैं कि B1 दे रहा है और माइनस वाला B2 दे रहा है, तो दो इक्वेशन लिखेंगे, B1 इंटू B2 का प्रोडक्ट करेंगे और मैथमेटिक्स लगाकर हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो हम इस रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने जा रहा है, सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना है जिसपे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारे पास a का मान जो है वो 3 है, b का जो मान है वो 4 है और h का मान है -5/2। और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन, ये याद रखिएगा, सेपरेट इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b x बाई अपॉन h। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a माइनस b 3 माइनस 4 x बाई अपॉन -5/2। और ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन -1 इज इक्वल टू 2x बाई -5 5x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2x बाई, इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द आंसर, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। कुछ एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और करेंगे बाइसेक्टर्स पे, पर आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट को सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अगर वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि बाइसेक्टर का एक आध और क्वेश्चन करवाना है तो हम एक आध और क्वेश्चन कराते हुए इन सारी चीज़ों को कवरअप करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।